हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, अभी तक उठे नहीं है शायद, है ना भाई? यूपीएससी तैयार कर रहे हो तो उठ जाइए। यूपीएससी चाहती है कि आप कम से कम 4 बजे तो उठ ही जाइए। 4 बज चुके हैं और आज हम हमारा प्राचीन इतिहास लेके एक बार फिर से आपके बीच हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एस के वर्मा और आज हम बात कर रहे हैं हमारे उसी टॉपिक के बारे में जो हमने लास्ट क्लास के अंदर शुरू किया था। टॉपिक है प्राचीन भारत और स्पेशल फॉर यूपीएससी। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2022, तो बिल्कुल हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों ही हम आज शुरू करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत की एक वीडियो हमने डाली थी और हम बुक लर्निंग कर रहे हैं और बुक आपके सामने है। प्राचीन भारत की बुक है, पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक, नवीन सर्वेक्षण, और इसके राइटर हैं पप्पू सिंह प्रजापत। रॉयल पब्लिकेशन की बुक है, आज ही परचेज कर लीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा मैटर है। लास्ट एक वीडियो अपलोड कर दी है अध्याय पहले की, और पहला अध्याय है प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोत। देखिए, स्टार्टिंग में सिर्फ डेफिनेशन दी हुई थी और डेफिनेशन भी इतनी बुरी नहीं है। और अगर आप हमारी वीडियो एक बार देख चुके हैं तो आपको शायद समझ आ भी गया होगा। नहीं आए तो उसे एक बार और रिवाइज करके देख लीजिए। कंटिन्यू करेंगे आज आगे का पार्ट, और आगे का पार्ट शुरू होगा यहाँ से। इससे पहले हमने जो लास्ट पढ़ा था वह था उपनिषद। उपनिषद वे ग्रंथ जो गुरु के पास बैठकर लिखे गए थे। और आज चलेगा नाराशंसी साहित्य। इसमें राजाओं तथा ऋषियों के स्तुतिपरक गीत हैं। देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो राजा होते थे या ऋषि मुनि होते थे, उनके गुणगान, स्तुति का मतलब है गुणगान, उनके गुणगान में जो गीत गाए जाते थे और उनका जो संकलन किया गया है जिन साहित्यों में, उनको बोला जाएगा नाराशंसी साहित्य। यानी राजाओं तथा ऋषियों के स्तुति परक उनके गुणगान वाले गीत जो लिखे गए हैं वो इस साहित्य में लिखे गए। नाम जबरदस्त है, नाराशंसी। इस साहित्य से विदित होता है कि वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। मतलब जो राजा थे उस वक्त या जो ऋषि थे जिनकी भाई चलती थी, सीधी सी बात है, वो अपने बारे में या तो खुद लिखते थे या लिखवाते थे। उनको पता था कि भविष्य में कोई ना कोई तो हमारे बारे में पढ़ेगा। तो एक परंपरा थी इतिहास लेखन की। चलिए, अगला 5वां टॉपिक अभी तक जो चल रहा था ना वो सारा उपनिषद में ही चल रहा था। 5वां वेदांग। नाम से स्पष्ट है, वेदांग मतलब एक तरीके से लास्ट पार्ट जो है साहित्य का। देखिए क्या चीज़ है। वैसे तो देखो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, वेदांग में कुछ स्पेशल बात निकल के आएगी। वेदों के सही उच्चारण, प्रयोग तथा उनकी व्याख्या के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि वेदों के सही उच्चारण, प्रयोग तथा उनकी व्याख्या के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग साहित्य का रचना काल 600 से 200 ईसा पूर्व स्वीकार की गई है। यास्क के निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है वेदांग में कि अगर वेदों का सही उच्चारण करना है, वेदों के बारे में जानना है अच्छे से, तो वेदों के सही उच्चारण, प्रयोग और उनकी व्याख्या करनी है, तो उनके लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6 वेदांगों की रचना की गई है। और यास्क का जो है कौन सा, निरुक्त की रचना कौन सी शताब्दी में की गई है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। देखिए, मुख अलग अलग नाम है। मुख व्याकरण से संबंधित है और भाषा विज्ञान, शब्द मीमांसा ये है।
दूसरा है कान, निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र जो है शब्दों की व्युत्पत्ति मानी गई है। नेत्र, ज्योतिष भविष्य विज्ञान। नासिका, शिक्षा स्वर विज्ञान। हाथ, कल्प धर्मानुष्ठान कर्मकांडीय शास्त्र। और लास्ट है पैर, छंद। चतुष्पदी वर्त ध्वनि प्रवाह। वेदांग जो हैं कितने हैं? 6 वेदांगों की रचना की गई है। चलिए सूत्र साहित्य के बारे में जानेंगे। अगला हमारा छठा जो टॉपिक है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई है, जिनका रचना काल 600 से 300 ईसा पूर्व माना गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। सूत्र साहित्य गद्य में है। देखिए यूपीएससी प्रश्न पूछेगा ना तो कनेक्ट करके पूछेगा, सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन अपने को याद रखने के लिए सीधी सीधी बातें पता होनी चाहिए। जिसे सूत्र साहित्य का रचना काल 600 से 300 ईसा पूर्व। यूपीएससी ने तो अपना बड़ा प्रश्न बनाना है, पर हमें छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करनी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। तो हमें पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी किसकी है, किसने लिखा है इसे। तो पाणिनि ने लिखा है। तो छोटे छोटे कलेक्शन हमें भी तो करने पड़ेंगे। चलिए बुक्स अच्छी है, ध्यान से पढ़िए। जितनी जल्दी एक बार पढ़ लोगे दूसरी बार उतनी जल्दी याद होगी। और आप ये सोचो कि मैं फर्स्ट टाइम याद कर लूँ साथ साथ में, पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक बार लर्निंग करनी पड़ेगी, सेकंड टाइम लर्निंग कहीं थर्ड टाइम जाके आपको याद होना शुरू होगा। संस्कृत के 2 एपिक्स रामायण और महाभारत, ये महान जो ग्रंथ है साहित्य है। तो 2 एपिक्स महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा हुई है तथा उसमें वर्णित राम कथा वाले अंश को रामोपाख्यान कहा गया है। दूसरी ओर रामायण में कुरु, हस्तिनापुर, जनमेजय का उल्लेख है, किंतु महाभारत के युद्ध का कहीं उल्लेख नहीं है। देखिए रामायण के अंदर महाभारत के बारे में चर्चा नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि ये घटनाएं शायद एक दूसरे से विपरीत समय रही होगी। इस प्रकार दोनों एपिक्स एक दूसरे के परिदृश्य से परिचित थे। देखो परिदृश्य से परिचित होने का मतलब है कि एरिया को जानते थे, लेकिन घटनाक्रम शायद परिचित नहीं थे। महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य तथा रामायण का रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। रामायण में महाभारत की अपेक्षा विषय की अधिक एकरूपता है, उतने मिथक तथा आख्यान नहीं है। देखिए जिन बच्चों को थोड़ा सा रामायण और महाभारत के बारे में नहीं पता है तो वो ये लाइन अच्छे से पढ़ ले। राम का युग त्रेता युग कहलाता है, जो द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध से पहले का है। तो ये लाइन आपको क्लियर कर रही है कि राम जी पहले आए थे, राम जी पहले आए थे, बाद में आए थे कृष्ण जी, बाद में आए थे कृष्ण जी। तो राम जी के टाइम हुआ था रामायण और राम जी का युग था त्रेता युग, और कृष्ण जी के टाइम में हुआ था महाभारत और उनका युग था द्वापर युग। तो ये लाइन लिखी हुई है, राम का युग त्रेता युग कहलाता है, जो द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध से पहले गए। तो रामायण में महाभारत युद्ध की जानकारी कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि महाभारत तो बाद में हुआ था, समझ रहे हो। पर उस टाइम के जो क्षेत्र थे वो तो उस वक्त भी रहे होंगे पहले भी, तो क्षेत्रों का चर्चा है, युद्ध की चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर भी इतिहासकारों के साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि महाभारत से जुड़ी घटनाएं रामायण से अधिक प्राचीन थी। घटनाएं कह सकते हो, जगह कह सकते हो,
लेकिन वैसे तो देखो कालक्रम कालखंड अलग अलग है, तो ये भी नहीं करना चाहिए, उचित नहीं लगता। जगह जगह के लिए कह सकते हो, जिसे आज राजस्थान है जहाँ पर, या जहाँ भारत है, तो वो जगह तो पहले रही होगी पर कोई और नाम से रही होगी। जगह कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन समय को कनेक्ट करना शायद उचित नहीं रहेगा। महाभारत की घटनाओं का केंद्र गंगा यमुना दोआब है, जबकि रामायण की कथा में राजनीतिक गुरुत्व पूर्व की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र है। महाभारत में नारियों के सशक्त चरित्र भी यह इंगित करते हैं कि भारत के सामाजिक इतिहास का ये आरंभिक काल होगा जब नारी की स्थिति पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ नहीं थी। देखिए, आज नारी की स्थिति पुरुषों की तुलना में आज भी अधीनस्थ हैं। हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन हमने बराबरी का दर्जा आज भी नारी को नहीं दे रखा। पुरुष रात में भी काम कर सकते हैं, लेकिन नारी के काम करने की अगर बात करें रात्रि में, तो संशय क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आज की स्थिति भी यही है। तो नारी को बराबर महत्व नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि नारी बराबर है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। हाँ, ये समय वो था जब नारी की स्थिति पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ नहीं थी, बराबर थी। तो भी काल भी द्वापर युग था, अब कलयुग है, फर्क पड़ता है। महाभारत में वर्णित नियोग प्रथा सामाजिक विकास की प्राचीनतम अवस्था को निर्दिष्ट करती है, जबकि रामायण में नारी पर अपेक्षाकृत पुरुष का अधिक नियंत्रण प्रतिबंधित होता है। महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत की रचना व्यास ने की, किंतु महाभारत जिस रूप में आज उपलब्ध है उसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लेखक भगवान श्री गणेश थे। महाभारत में कुल 18 पर्व अध्याय हैं तथा हरिवंश इसका परिशिष्ट खिल पर्व है। भगवत गीता में इसके 6वें भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं। तो महाभारत के बारे में जानते हुए कुछ हम भगवत गीता के बारे में भी ज्ञान ले रहे हैं। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत के उत्तरवर्ती तथा दक्षिणवर्ती 2 संस्करण उपलब्ध है। इसकी मूल कथा में कौरव तथा पांडव 2 चचेरे भाइयों के 2 कुलों के बीच संघर्ष कथा है। आपने महाभारत टीवी में देखी होगी। कौरव और पांडव चचेरे भाइयों, 2 कुल हैं, एक कौरवों का कुल, एक पांडवों का कुल है, दोनों के बीच संघर्ष की व्यथा कहानी है। महाभारत में ही शकुंतला, सावित्री एवं नल दमयंती की कथा है। गुप्त युगीन अभिलेखों में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। देखिए, हम लर्निंग कर रहे हैं। क्यों बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर समझा क्यों नहीं रहे बीच में। ठीक है, समझाने की कुछ बातें करूँगा, लेकिन मैक्सिमम हमें लर्निंग करनी है। एक बार हमें पढ़ना है इस बुक को जितनी जल्दी हो सके। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वालयन ग्रह सूत्र में है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वालयन ग्रह सूत्र में है। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है। देखिए, 3 चीजें एक ही ग्रंथ के अंदर, तो एक बड़ा विशाल ग्रंथ है ये। महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के विषय में जो कहीं अन्यत्र है वह इसमें भी है, लेकिन जो इसमें नहीं है वह कहीं अन्यत्र नहीं है। मतलब महाभारत इतना बड़ा है, या इतनी विशालता या इतना व्यापक है। कहा गया कि जो जहाँ बाहर है ना, वो महाभारत में भी है, और जो महाभारत में नहीं है ना, वो कहीं भी नहीं है। तो महाभारत अपने आप में एक व्यापकता लिए हुए। महाभारत के विषय में यह भी प्रचलित है कि इसे पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोग व्याधियां आ जाती है। यार, ये एक लाइन अभी भी ना सरप्राइज करती है कि महाभारत
के विषय में यह भी प्रचलित है कि इसे पूरा पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोग और व्याधियाँ आ जाती है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर महाभारत आप देखते भी और कंटिन्यू पूरी देख लो तो भी शायद प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सुनने में आया कि रीज़न क्या है इसके पीछे, क्या है। महाभारत कभी भी शायद पूरी नहीं देखनी चाहिए या फिर कंटिन्यू नहीं देखनी चाहिए, ऐसा कुछ है, पर मैं नॉट कन्फर्म। महर्षि व्यास को कृष्ण द्वैपायन द्वीप में पैदा होने के कारण, बादरायण बद्रीनाथ के रहने के कारण वेद व्यास वेदों के संकलनकर्ता भी कहा जाता है। ये व्यास है भी, द्वार से पढ़िएगा। व्यास देखो महाभारत व्यास ने लिखा है। तो व्यास को कृष्ण द्वैपायन क्यों कहते हैं? द्वीप में पैदा होने के कारण। बादरायण क्यों कहते हैं? बद्रीनाथ में रहने के कारण। और वेद व्यास क्यों कहते हैं? देखो व्यास नाम तो व्यास ही है ना, व्यास है। और वेद व्यास क्यों कहते हैं? वेदों का संकलन करता है इसलिए कहा जाता है। चलिए महाभारत का विकास क्रम देखिए, अलग अलग नाम है। महाभारत में अपने आप में कई ग्रंथ समाये हुए हैं। महाभारत जय संहिता है ना। देखिए साहित्य का नाम जे जो है ना, उसमें कृति छंद कितने हैं? 8800। लेखक कौन है? व्यास। स्टार्टर यानी स्टार्टिंग करने वाले व्यास। किसके समक्ष वर्णन किया गया? युधिष्ठिर के समक्ष। युधिष्ठिर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। जय भारत, आगे का देखो, जय संहिता बोलते हैं हम ना, जय भारत। कृति छंद 24,000 है, बिना अतिरिक्त कहानी के। लेखक कौन है? व्यास के बाद लिखा इसको शुक्राचार्य ने परीक्षित के समक्ष किया। फिर भारतीय इतिहास 24,000 फिर कृति छंद है, बिना उपाख्यान के हैं। और लेखक कौन है? वैशंपायन और जन्मेजय के समक्ष लिखा गया है, वर्णन किया गया है। और अब पूरा कंप्लीट बनता है महाभारत सतसहस्त्री संहिता। कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये 1,00,000 कृति छंद सतसहस्त्री संहिता। यह इसके लेखक है लोमहर्ष उग्र सर्वा। और किसके समक्ष वर्णन किया गया? शौनक ऋषि नेमी सारण्य स्थान पर, नेमी सारण्यक स्थान पर। डियर फ्रेंड्स, हम बुक पढ़ रहे हैं, एक लर्निंग कर रहे हैं प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण की। और अभी तक आपने ये बुक परचेज नहीं की है और यूपीएससी तैयार कर रहे हो तो जल्दी से परचेज कर लीजिए। पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है और हमारे यूट्यूब चैनल में ये जहाँ वीडियो देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजन लिंक मिल जाएगा। अभी तक अगर आपको वीडियो में नहीं मिला है तो कुछ दिनों में मिल जाएगा और वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं हमारे लिंक से ही परचेज करो, कहीं से परचेज कर सकते हो, बुक अच्छी है। चलिए महाभारत का अनुवाद देखते हैं। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल अनुवाद विल्लीपुत्र ने किया था। देखिए ये अब शुरू हुआ है वो मैटर जो परीक्षा में आएगा, ये प्रश्न याद कर लो। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया? विल्लीपुत्र ने किया। तत्पश्चात पल्लव काल में, पहले संगम काल था, पल्लव काल में नंदी वर्मन तृतीय के समय पेरुंद देवनार ने भारत वेणवा नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया। ये भी पूछा जाएगा। ये पर्सन जो है ना, ये रियल में आईएएस लेवल के हैं। ये आपको अन्य बुक्स में बहुत कम मिलेंगे। ये एक अच्छी बुक है, इसमें दिए हुए हैं। क्या है? पल्लव काल में प्रश्न बनेगा, पल्लव काल में किस शासक के समय? तो किस शासक समय पेरुंद देवनार ने भारत वेणवा के नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया? तो नंदीवर्मन तृतीय। या फिर कनेक्ट कर सकता है, किसने लिखा? पेरुंद देवनार ने। और किस नाम से लिखा? भारत वेणवा। ये भी आ सकता है भारत वेणवा कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? तो महाभारत का। और कौन सा अनुवाद है? ये तमिल अनुवाद है। तो बहुत एक ही लाइन में कम से कम 10% समाहित है। तो आपको हर चीज़ लाइन पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी है, ध्यान से पढ़ना चाहिए।
और अभी तक जिनको जाग नहीं है ये उठ जाइए। हम कोशिश करेंगे हमारी जो पहली वीडियो है ना प्राचीन भारत की, वो आपको मिले सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच। कोशिश यही रहेगी 4 से 5 बजे के बीच में आपको पहली वीडियो दे दे। प्राचीन भारत, पहले प्राचीन भारत कंप्लीट करेंगे। दूसरी वीडियो कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए दोपहर में 1 से 2 बजे तक, और लास्ट वीडियो आपको मिल जाए शाम को 5 से 6 बजे तक। ये 3 टाइमिंग रखेंगे, प्राचीन भारत लेके चलेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए, तेलुगु में कोशिश ये कि यूपीएससी 2022 से पहले मैं आपको ये बुक्स पढ़ा दूँ, कई बार पढ़ा दूँ, क्योंकि यूपीएससी एक बार से नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 बार आपको ये पढ़ोगे तब जाके धीरे धीरे समझ में आने लगा। बहुत बार तो ये आपको हवा ही नहीं लग रही होगी, तो हर चीज़ टाइम लेती है, तो वक्त दीजिए। यूपीएससी कहता है वक्त दीजिए, तो अपने जो सपने हैं वो अगर देखना है यूपीएससी का, तो यही कहेंगे कि आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा, आपका जो एंजॉय का समय है वो कम करना पड़ेगा, सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा अगर यूपीएससी क्लियर करना है। बातों से नहीं होता, समय मांगता है, हर चीज़ समय मांगती है, यूपीएससी तो स्पेशल मांगती है। तेलुगु में महाभारत की रचना नन्नय्या ने शुरू की, जिसे तिक्कन्ना ने 1220 से 1300 ईस्वी में पूर्ण किया। तेलुगु में, देखिए अभी तक तमिल का चल रहा था, अब तेलुगु का चल रहा है। तेलुगु में महाभारत की रचना किसने की? नन्नय्या ने शुरू की, जिसे क्या तिक्कन्ना ने 1220 से 1300 में पूर्ण किया। माधव कादाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद दिया। प्रश्न सीधा आ जाता है कि महाभारत का असमिया लैंग्वेज में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? माधव कादाली ने किया। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने कविंदर परमेश्वर से बांग्ला में महाभारत का अनुवाद करवाया। देखिए, अब बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, तो भी नुसरत शाह को खुद को नहीं आता होगा ट्रांसलेट करना, तो भी राजा है, राजा तो करवा सकता है किसी से। तो अपने काल में कविंद्र परमेश्वर से क्या करवाया? बांग्ला में राइटिंग करवाई महाभारत की। मालाधर बसु ने भगवत गीता का बांग्ला में अनुवाद श्री कृष्ण विजय के नाम से किया। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। मालाधर बसु को गुणराज खान की उपाधि मिली है। तो गुणराज खान की उपाधि किसे मिली है? मालाधर बसु को मिली है। और मालाधर बसु ने किया क्या है? भगवत गीता का बांग्ला में अनुवाद किया है। और किस नाम से किया है? श्री कृष्ण विजय के नाम से किया है। देखिए, अभी तक ये 6 लाइनें भी आई है ना, तो इस चीज़ की गारंटी है कि प्राचीन भारत की अन्य बुक में ये आपको इस तरह से क्रमबद्ध नहीं मिलेगी। तो अच्छी बुक परचेज कीजिए जल्दी से। कन्नड़ लेखक पंप ने महाभारत तथा विक्रमान अर्जुन विजय नाम से महाभारत कथानक लिखा है। किसने? कन्नड़ का लेखक है। कौन? पंप। और इसने पंप भारत और विक्रमार्जुन विजय के नाम से महाभारत कथानक लिखा है। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के समय रजमनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, जिसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी। देखिए, मध्यकालीन भारत का ये प्रश्न बनता है और इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो ये याद कर लीजिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय किया गया था। प्रश्न सीधा आता है, कौन से मुगल शासक के समय किया गया था? तो अकबर के समय किया गया था। और किस नाम से किया था? रजबनामा के नाम से किया गया था। और लेखक किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और प्रस्तावना किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी थी। महाभारत का पूरा तत्व महाभारत का पूरा तत्व। महाभारत से जुड़े हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा, बेरात जैसे स्थानों के उत्खनन से चित्रित दूसर मृद भांड PGW संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। मत्स्य पुराण तथा विष्णु पुराण में कहा गया है कि राजा नीचाक्षु के राज में परीक्षित के बाद 5वां राजा
के काल में गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी ले जाया गया। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ ही वर्तमान की दिल्ली का पुराना किला है। शम्स सिराज अफी की पुस्तक तारिख ए फिरोज शाही में इसका उल्लेख है। आईने अकबरी में भी उल्लेखित है ये कि हुमायूं का पुराना किला इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बना था, लेकिन पुरातात्विक प्राप्तियों की गुणात्मक साम्यता एपिक्स में वर्णित भौतिक संस्कृति से नहीं होती। देखिए, हमारे महाकाव्य बहुत कुछ हमें इतिहास के बारे में बता रहे हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो हर चीज़ बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। तो ये महाभारत के बारे में हमने पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं रामायण। रामायण भी दक्षिण तथा उत्तर भारत के दो मुख्य संस्करणों में उपलब्ध है। देखिए, रामायण उत्तर को भी कनेक्ट कर रहा है और दक्षिण को भी कनेक्ट कर रहा है। उत्तर भारतीय संस्करण की भाषा दक्षिण की अपेक्षा अधिक परिष्कृत और उन्नत है। रामायण के 7 कांड में प्रथम बालकांड तथा अंतिम उत्तरकांड गुप्त काल में जोड़े गए। राम कथा की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण, जो रामायण का प्राचीनतम संस्करण है, से लेकर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बार बार लिखा गया। मतलब रामायण एक बार नहीं लिखा गया, रामायण लगातार लिखा जा रहा है। हर बार परिष्कृत किया जाता है, कुछ बातें ऐड की जाती है, पर वाल्मीकि ने लिखा था वो सबसे प्राचीन रामायण था। प्राकृत में विमल सूरी की पौंचर्यु रामायण का जैन संस्करण, पाली में दशरथ जातक नाम से बौद्ध जातक संस्करण, ई रामावतार नाम से 12वीं सदी में कम्मन रचित तमिल रामायण, 16वीं सदी का तुलसीदास कृत रामचरित जो हम पढ़ते हैं रामचरितमानस लोकप्रिय संस्करण है। तो देखिए, रामचरितमानस जब लिखा गया ना, उससे पहले तो कितनी बार लिख दिए गए। देखिए, प्राकृत में किसने लिखा? विमल सूरी ने। और किस नाम से लिखा? पौमचर्यु। ठीक है, पौमचर्यु या पौमचर्यु बोलो से रामायण का जैन संस्करण है। पाली में किसने लिखा? दशरथ जातक के नाम से बौद्ध जातक संस्करण। और रामावतार नाम से कब लिखा गया? 12वीं सदी में कम्मन रचित। और ये कौन सा है? तमिल रामायण। और 16वीं सदी में किसने लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। मुगल काल में अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने तथा शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। तो ये भी आता है किस किस समय किया गया, प्रश्न सीधा पूछ लेता है। तो अकबर के समय, शाहजहां के समय, ये प्रश्न आएगा। बांग्ला में रामायण का अनुवाद बारबक शाह के नाम से कृतिवास ने किया, जिसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। रामायण के तेलुगु में 2 रूपांतरण हुए। प्रथम कोन बुद्धराज द्वारा 13वीं शताब्दी में और दूसरा हुल की भास्कर द्वारा 14वीं शताब्दी में। रामायण 7 कांड में विभाजित है। कांड याद रखिए: बालकांड, अयोध्या कांड, जंगल कांड यानी अरण्यक मतलब जंगल कांड, किष्किंधा पर्वत कांड, सुंदर कांड। सुंदर कांड का तो रोचक वर्णन है। ठीक है, तो सुंदर कांड तो हम अनेक अवसरों पर करते हैं। ठीक है, तो सुंदर कांड तो हम पढ़ रहे हैं, फेमस है सुंदर कांड, तो कांड का ही हिस्सा है। 7 कांडों में से कांड है सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट उत्तर कांड। मतलब हम 7 कांड नहीं पढ़ते। देखिए, सिर्फ सुंदर कांड का ही श्रवण कर लेने से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सुंदर कांड तो देखिए, 7 कांड अगर जिसने पढ़े हैं तो उनका जीवन तो बहुत ही सुखमय और सुंदर होगा। रामायण हिंदू संस्कृति एवं संस्कृत का आदि काव्य है तथा वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं।
रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो गुप्त काल में बढ़कर कितने हो गए? 24,000 श्लोक हो गए। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम चतुर्विंशति सहस्त्री, तो 24,000 हो जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता पढ़ा। हरिवंश में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण मिलता है। रामायण में हिंदुओं तथा यवनों व शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है, जबकि महाभारत में शक, यवन, हूण, पारसिक आदि जातियों का उल्लेख है। वर्ष 1984 में जे.एल. ब्रॉन्गिटन ने भाषा, शैली और विषय वस्तु के सावधानीपूर्वक अध्ययन के पश्चात रामायण के विकास में कालावधि व संस्कृति के 5 चरणों को चिन्हित किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जेम्स एल फिट्जजेरलैंड ने महाभारत के विषय में यह तर्क प्रस्तुत किया कि बौद्ध और जैन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता तथा नंद तथा मौर्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के द्वारा दिए गए प्रश्रय को ब्राह्मण व्यवस्था ने एक चुनौती के रूप में देखा तथा महाभारत के रूप में उन्होंने इस व्यवस्था के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। तो यह 7वां हमारा टॉपिक चल रहा था, 7वां पॉइंट, जिसमें था संस्कृत के 2 एपिक्स, नाम महाभारत और रामायण। यहाँ इनका कंप्लीट अध्ययन होता है और यहाँ से शुरू होंगे पुराण। पुराण का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि लगातार अगर इस वीडियो में इसको ही पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। तो पुराण से आगे शुरू करते हुए आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे। दूसरी वीडियो हमने देखा है, इसको आगे का पार्ट, तो आप प्राचीन भारत की हमारी पहली वीडियो देखिए, इसके बाद ये दूसरी वीडियो देखिए और बुक्स ले आइए। बुक्स लर्निंग चल रही है, पप्पू सिंह प्रजापत, हो सकता है आप मेरे से पहले पढ़ दें, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं मेरे बराबर पढ़वाऊँ आपको पप्पू सिंह प्रजापत और इससे जल्दी कंप्लीट करें। प्राचीन भारत कंप्लीट करने के बाद हम मध्यकालीन भारत करेंगे और फिर आधुनिक भारत करेंगे। तो काफ़ी गहराई की बातें दी हुई है बुक्स में, और अभी तक आज की जो लाइनिंग पढ़ रहे हो वो नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, दोपहर तक एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।